जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरीज़ बाई वकील बाबू। दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ क्राइम स्टोरी सुनाने नहीं, हम यहाँ पे बात करने आए हैं लोगों की मेंटेलिटी और हमारे देश का लीगल सिस्टम, जिससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर ये होगा कि आपको सोचने पे मजबूर करेंगी ये कहानियाँ कि हमारे देश में आज के समय में कानून व्यवस्था और लोगों की मानसिकता कैसी होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसको सुन के आप खुद चौंक जाएंगे और आपको खुद शर्मिंदा आएगा इस मानव समाज पे, खुद शर्मसार हो जाएंगे आप कि ऐसा भी मानव हमारे इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता है। ऐसा अपराध जिसका कल्पना नहीं किया जा सकता है सर। आज मैं बात करने वाला हूँ निठारी कांड की। दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस निठारी कांड पे पड़े हुए हैं, परंतु वो लोग कहानियाँ सुनाते हैं, जो कि कहानियाँ सच हैं। वो कहानियाँ मैं भी आपको 2 मिनट में सुनाऊँ, परंतु मेरा मकसद कहानी सुनाना नहीं। मैं जयवीर सिंह, LLB सेकेंड ईयर का छात्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं कोशिश करूँगा इसके लीगल पॉइंट पकड़ने की। सबसे पहले उधर जाने से पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं निठारी कांड की। ये घटना है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, सेक्टर 31 उत्तर प्रदेश के। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, सेक्टर 31 में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है निठारी विलेज। दोस्तों, इस गांव में हुआ क्या, ये सन 2003 की घटना है। सन 2003 से लेके सन 2005 या 6 तक वहाँ पे लगातार बच्चियाँ और महिलाएँ गायब होते रहे। इस गाँव में दोस्तों होता क्या था कि कोई बच्ची खेलती खेलती ही गायब हो जाती थी, पता नहीं चलता था। ये लगातार ये क्रम बना रहा और हर एक आध 2 महीने 3 महीने पे बच्चियाँ, महिलाएं, कुछ आदमी भी गायब होते गए। जब ये घटना करीब साल 1.5 साल तक लगातार होती रही तो एक वहाँ पे बात फैली ये कि उस गांव में एक पानी की टंकी थी सर। बेसिकली अगर निठारी विलेज की हम बात करें तो वो गांव पूरे एक चारों तरफ से शहर के बीच में बसा हुआ था। चारों तरफ BBI घरें थे, बीच में एक स्लम टाइप का वो गाँव बसा हुआ था। दोस्तों, जब ये 1.5-2 सालों तक लगातार ये गायब होने का सिलसिला चलता है तो उस गांव में एक पानी की टंकी थी। तो एक अफवाह फैल जाती है कि उस टंकी पे भूत रहता है जो कि बच्चों को गायब कर देता है, खा जाता है, निकल जाता है। एज इट इज जैसे कि हमारे भारत के समाज में बातें फैलती हैं, सेम यही सिस्टम वहाँ पे हुआ। उसके बाद लोगों ने अपने बच्चों को उधर पानी की टंकी की साइड जाने से मना कर दिया कि उधर आपको अब नहीं जाना है। ये घटना फिर भी चलता रहा सर। जो बच्चे उधर नहीं भी जाते वो भी गायब होने लगे। ये घटना सामने कैसे आई, इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। ये चीज़ें चलती रहीं। करीबन कहा जाता है दोस्तों कि जब ये केस की खुलासा हुआ 3 दर्जन बच्चे, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि 60 से 70 बच्चे, महिलाएं और कुछ पुरुष उस गांव से गायब हुए थे, परंतु लास्ट में डेटा सिर्फ और सिर्फ 19 लोगों का मिलता है। अब समझिएगा इस केस का खुलासा कैसे हुआ। उसी गांव की एक लड़की थी जिसका नाम था पायल। पायल अक्सर जो बड़े बड़े घरे थे, जो बड़े वहाँ के सेठ थे, उनके यहाँ काम किया करती थी। पायल उनके यहाँ काम किया करती थी। पायल के पिता का नाम था नंदलाल। एक दिन पायल गई अपने साहब के यहाँ काम करने। उनके साहब की कोठी का नाम था D5 सेक्टर 31। जी हाँ दोस्तों, D5 सेक्टर 31। जिस घर के ऑनर थे आपके मनिंदर सिंह पांडेर, और उस घर में एक नौकर रहा करते थे जिनका नाम था सुरेंद्र कोहली। मनिंदर सिंह पांडेर और सुरेंद्र कोहली, ये 2 लोग उस घर में रहते थे। लेकिन मनिंदर सिंह पांडेर जो थे, पांडेर साहब उस घर में नहीं रहते थे। वो अधिकतर अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहते थे, कभी फॉरेन रहते थे, कभी इंडिया के किसी अदर सिटीज़ में। इनका JCB का खरीद फरोख्त का व्यापार था, जो कि काफ़ी अच्छे व्यापारी थे, काफ़ी अमीर व्यापारी थे, इसलिए इनका बाहर आना जाना लगा रहता था। दोस्तों, ये जो पायल लड़की है ये अपने घर से निकली तकरीबन सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे की घटना है। वो अपने घर से ऑटो ली और निकली D5 सेक्टर 31 के लिए। D5 के सामने ऑटो वाले ने इसे उतारा। उसके बाद ये बोली कि भैया मैं 15 मिनट में अंदर से आती हूँ और आपको पैसे देती हूँ। कुछ पैसे उसने दिए और कुछ पैसे वो बोली कि मैं अभी आपको 5 से 10 मिनट में बाहर आके देती हूँ। फिर वो पायल लड़की घर के अंदर चली गई। ऑटो वाला बाहर उसका इंतजार कर रहा है। ऑटो वाले ने काफ़ी समय तक वेट की, 1 घंटे 2 घंटे। उसके बाद वो लड़की बाहर नहीं आई। अब ऑटो वाला भी कितना समय इंतजार करेगा, उसे और भी अपनी जीविका के लिए और भी सवारियाँ बैठानी थी। उसके बाद ऑटो वाले ने दरवाज़ा पीटा, गेट खटखटाया, अंदर जाके दरवाज़ा पीटा। तो उस घर से उस घर का नौकर सुरेंद्र कोहली बाहर आया और बोला कि जी हाँ बता। जब ऑटो वाले ने पूछा कि एक लड़की अंदर गई है जो कि मेरा किराया नहीं दी है, कृपया आप उसे कह दें कि मेरा किराया दे दें। सुरेंद्र कोहली ने इसके बाद कहा कि जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं वो लड़की कब की जा चुकी है। ऑटो वाला भौचक्का रह गया कि मैं करीब 2-2.5 घंटे से बाहर खड़ा हूँ, घर से बाहर कोई नहीं निकला है, तो ये लड़की कब जा चुकी, कैसे जा चुकी। फिर भी ये सोचा कि होगा, पीछे के दरवाजे होंगे, लड़की भाग गई होगी, पैसा नहीं देना चाहती हो। उसके बाद ये ऑटो वाला चला गया। उसी घर से कुछ दूर की दूरी पे ऑटो स्टैंड था जहाँ पे ये ऑटो लगाता था और सवारियाँ बैठाता था। पायल का कोई अता पता नहीं, कहाँ गई, कैसे गई। पायल के पिता नंदलाल जब रात हो गई, जब उन्हें लगा कि अभी तक हमारी बेटी घर नहीं आई, तो फिर ये खोजबीन में बाहर निकले। उन्हें पता था कि हमारी बेटी D5 सेक्टर 31 में भी काम करने जाती। फिर वो D5 सेक्टर 31 भी गए पता करने कि हमारी बेटी अब तक घर क्यों नहीं आई और क्या माजरा है। जब वो पता करने गए तो बाई चांस रास्ते में उन्हें वो ड्राइवर मिला जिससे उन्होंने पूछने की कोशिश की कि क्या आपने किसी लड़की को देखा है, क्योंकि रात का समय हो चुका था। ड्राइवर ने सारी कहानी बताई कि जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने शायद फोटो तो दिखाया होगा, जो भी रीज़न रहा, जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं वो लड़की बहुत ही दुष्ट है, हमारा पैसा ली और किराया नहीं दी। जिसको मैंने D5 के सामने छोड़ा था उसके बाद वो पीछे के दरवाजे से भाग गई। उसके बाद उनके पिता D5 गए
D5 पे उन्होंने पता किया कि आखिर मेरी बेटी कहाँ है। तो सुरेंद्र कोहली से फिर मुलाकात हुई उनकी, और फिर सुरेंद्र कोहली ने कहा कि आपकी बेटी यहाँ नहीं आई थी, या फिर अगर उसने ये भी कहा हो कि आपकी बेटी आई थी पर वो कब की जा चुकी है, हमें कुछ नहीं पता पायल के बारे में, ऐसा सुरेंद्र कोहली ने कहा। इसके बाद नंदलाल चले गए थाने में FIR कराने मिसिंग का। थाने वालों ने FIR नहीं लिखा क्योंकि वो स्लम एरिया था और थाने वालों के मन में एक परसेप्शन था कि वहाँ की लड़कियाँ भाग जाती हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बड़ा बुला कह के नंदलाल जी को वापस भेज दिया। उसके बाद नंदलाल अगले दिन उनके सीनियर आला अधिकारियों से मुलाकात किए और बताएं मिसिंग की जानकारी, FIR नहीं लिखी जा रही है। फिर आला अधिकारियों के दबाव में पुलिस स्टेशन वालों ने FIR लिखा, छानबीन की प्रक्रिया शुरू की, परंतु कैसे छानबीन की प्रक्रियाएं होती हैं हमारे देश में गरीबों की, आप इससे अवगत हैं, बताने की जरूरत नहीं। दोस्तों ये केस शांत पड़ गया। 2-3 महीने बीते, फिर उस गांव से एक और लड़की गायब हो गई, फिर इसका FIR किया गया, फिर इसके बाद एक और लड़की गायब हुई, फिर इसका FIR किया गया। ये सिलसिला जारी रहा गायब होने का और FIR रजिस्टर कराने का। जब ये केसेस और FIR इतने ज़्यादा हो गए तब पुलिस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना कि आखिर क्या माजरा है। तब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया कि आखिर मामला है क्या। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें कुछ की पॉइंट्स मिले। की पॉइंट्स एक ये मिला कि गांव से जो भी गायब हो रहा है अधिकतर उसमें महिलाएं हैं, पुरुष की जनसंख्या बहुत ही कम। पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखा तो तकरीबन 3 दर्जन से ज़्यादा महिलाएं, बच्चियां और पुरुष उस गांव से गायब हो चुके थे। पुलिस ने जब इसके थ्रेड्स जोड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि अधिकतर ये मिसिंग उस टंकी के आसपास हाउस नंबर D5 से ही बच्चे गायब हो जाए। लास्ट टाइम उसे D5 सेक्टर 31 के करीब ही देखा गया है, अधिकतर केसेस में ये पाया गया। उसके बाद दोस्तों केस फिर भी आगे नहीं बढ़ा, यहीं रुका। केस आगे बढ़ी कब, आप इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो पानी की टंकी थी उसके बगल से नाला बहता था, उस नाले की सफाई के लिए काफ़ी सालों बाद वहाँ पे काम शुरू हुआ कि अब नाले को साफ़ करने के लिए परमिशन आया। जब वहाँ पे सफाई कर्मचारी नाले को साफ़ कर रहे थे तो उन्हें ब्लैक कलर की पॉलीथीन्स में काफ़ी कूड़ा फेंका हुआ मिला। उठाते हैं उसे। जब उन्होंने एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन उठाया जो कि फटा होगा या फट गया होगा, जिसकी वजह से उसमें कुछ मानव कंकाल मिले। इसके बाद उस सफाई कर्मचारियों ने वहाँ के पुलिस को अवगत कराया कि सफाई के दौरान ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हमें प्राप्त हुई हैं। जब हड्डियाँ मिली तो सब यहाँ एक चीज़ और है जो आपको केस से जोड़ेगी। जो ये नाला था, ये पानी की टंकी है, ऐसे नाला बह रहा है, और यहीं पे हमारे पांडेर जी और सुरेंद्र कोहली का मकान था। मणिंदर सिंह पांडेर जो कि उस मकान के ऑनर थे। उसके बाद पुलिस आई। पुलिस की टीम ने जब जांच की तो उस नाले में ऐसी बहुत सी पॉलीथीन्स पाए गए, बहुत से हड्डियाँ पाई गई, बहुत से ऐसे कपड़े लड़कियों के पाए गए, लड़कियों के ज्वेलरीज पाए गए, जिससे ये तो साबित हो गया कि लड़कियों को मार के इसी नाले में काट के फेंका गया हो। हड्डियाँ कई टुकड़ों में थे, जिससे ये पता लगा पाना कि टोटल कितने लोगों की हड्डियाँ हैं बहुत ही मुश्किल था। पुलिस के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल था। बाद में जब फॉरेंसिक टीम आई तो उन्होंने गेस किया कि टोटल 19 लोगों की हड्डी अभी तक बरामद हुई है। वो भी गेस था कि ये 19 लोगों की हड्डी हो सकती है, कन्फर्मेशन नहीं थी, परंतु 3 दर्जन से ज़्यादा पर्सन की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज थी। यहीं तक नहीं दोस्तों, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो पाया जाता है कि ये जो D5 घर है ये एक हमारा सेंटर है जहाँ पे हमने जब थ्रेड्स जोड़े थे, अधिकतर मिसिंग रिपोर्ट्स, अधिकतर मिसिंग को लास्ट टाइम D5 के अराउंड देखा गया था, और जो हड्डियाँ मिले हैं नाले में वो भी D5 के जस्ट पीछे वाले नाले में मिले हैं और D5 के सामने से जो नाली बहती थी उसमें। तो दोस्तों अब यहाँ समझने की बात यह है कि इस केस में ऐसा क्या हुआ कि लोगों को मर्डर करके मार के फेंका गया था, और ये काम किसने किया था, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। पुलिस इसके बाद हमारे मणिंदर सिंह पांडेर और सुरेंद्र कोहली के घर में घुसी इन्वेस्टिगेशन के लिए। घर में घुसने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें मिली जो कि उन्हें सस्पेक्ट बनाती थी कि यही आरोपी हैं। उसके बाद से सुरेंद्र कोहली और पांडेर को गिरफ्तार किया गया। इसका पूरा अगर हम सीक्वेंस देखें तो इन्हें CBI पुलिस ने गिरफ्तार किया था। CBI पुलिस ने इन्हें पूरी तरह 29 दिसंबर 2006, 29 दिसंबर 2006 को इन्हें अरेस्ट किया गया। ये केस पुलिस हैंडल कर रही थी, परंतु पुलिस के बस की बात ये केस नहीं था। इस केस को CBI को दे दिया गया। 11 जनवरी 2007 को ये केस CBI को सौंप दिया गया। ध्यान दीजिए सर, 11 दिसंबर 2007 को ये केस CBI को सौंप दिया गया। 29 दिसंबर 2006 को इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार का एक और मेन कारण रहा कि पायल उस घर से गायब हुई। पायल के पास एक मोबाइल था। जब FIR दर्ज कराया गया था तो पायल की मोबाइल के भी सारे डिटेल्स वहाँ दर्ज कराए गए थे। गायब होने के कुछ महीनों बाद पायल्स की मोबाइल्स में एक्टिविटी पाई गई। पायल की मोबाइल ऑन हुआ था, पर उसका लोकेशन दिखा रहा था महाराष्ट्र, और ये केस है नोएडा का। जब महाराष्ट्र में वो लोकेशन ट्रेस किया गया, उस आदमी को पकड़ा गया, तो उस आदमी ने बताया कि ये तो मैं मोबाइल खरीदा। अब ये हुआ कि आप ये मोबाइल किससे खरीदे हैं, तो नाम निकल के आया सुरेंद्र कोहली का, कि सुरेंद्र कोहली से ये मोबाइल खरीदा गया है। दोस्तों यहाँ कई ऐसे ट्विस्ट थे, कई ऐसे थ्रेड्स थे जो कि पांडेर और कोहली को दोषी करार करते थे। इस उपलक्ष्य में उनके घर में इन्वेस्टिगेशन की गई, सर्च किया गया, और उसके बाद इन दोनों को 29 दिसंबर 2006 को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 11 जनवरी 2007 में ये केस CBI को सौंप दिया गया। CBI ने जब पूछताछ जारी किया तो सुरेंद्र कोहली ने स्टार्टिंग के ही पूछताछ में अपनी पूरी गुनाह कबूल कर लिया और उन्हें बताया कि जी हाँ, हम बच्चियों को बहला फुसला के अपने घर में लाते थे,
उसके बाद उनके साथ पूरी मोलेस्टेशन करते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे। उसके बाद उसे काट के कुछ चीज़ें बॉयल करके खा लेते थे और कुछ हड्डियाँ और कुछ चीज़ें पीछे के नाले में हम ब्लैक पॉलिथीन में बांध के फेंक देते थे। ये सुरेंद्र कोहली ने अटेम्प्ट किया। सुरेंद्र कोहली ने एक और ऐसी बात बताई जिसे सुन के सीबीआई पुलिस दंग रह गई। उन्होंने ऐसा बताया कि पहले पांडेर साहब रेप करते थे, उसके बाद मैं एज अ नौकर फिर मुझे दिया जाता था, फिर मैं रेप करता था, फिर उसे काटा जाता था वॉशरूम में ले जाके, काटने के बाद उसे बॉयल किया जाता था, बॉयल करके खाते थे पांडेर और मैं, उसके बाद इसे ब्लैक कलर के पॉलिथीन में बांध के फेंक दिया गया। सोचिए सर, कितनी घिनौनी हरकत। अगर ये व्यक्ति कोई किया भी नहीं है तो ये कैसे कोई कह सकता है। चलिए एक हद तक मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हुए मान लेता हूँ कि वो दोनों आरोपी नहीं, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2023 अक्टूबर में इन्हें बरी कर दिया। दोस्तों हम वहाँ तक पहुँचेंगे। अब इस केस का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र कोहली ने अपनी पूरी गुनाह कबूल किए और उन्होंने माना कि जी हाँ, हम ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हुए आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। लेकिन जब पांडेर से पूछताछ हुई तो पांडेर ने साफ तौर पे मना कर दिया कि जी नहीं, हम कोई भी ऐसा काम नहीं किए हैं। जबकि पांडेर ने यह भी कबूल किया कि हाँ, मैं सेक्स एडिक्ट हूँ, मेरी पत्नी चंडीगढ़ में रहते हैं, मेरे बच्चे चंडीगढ़ में रहते हैं, इसलिए मुझे सेक्स की नीड को पूरा करने के लिए मैं अधिकतर सेक्स वर्कर को अपने घर में बुलाता हूँ और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता हूँ, जिसमें से पायल एक सेक्स वर्कर थी। ऐसा पांडेर साहब का कहना था। ये गुनाह वो कबूल करते हैं, परंतु वो इस चीज़ से एकदम अपने आप को दूर रखते हैं कि मैं किसी का रेप या मर्डर किया हूँ, ये मैं नहीं जानता। पांडेर साहब कहना था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। फॉरेंसिक टीम उनके घर अगल बगल के नाले की जांच करती थी। डॉक्टर टी डी डोगरा फॉरेंसिक के हेड से जो भेज वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गए थे फॉरेंसिक टीम की तरफ से। उन्होंने बताया कि जब नाले का जांच किया जा रहा था तो नाला शहरों में जब आप बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखेंगे, नाले बनाने का एक सिस्टम होता है कि ये नाले का बेसमेंट है, ऐसे नाला चल रहा है, ऐसे जाएगा, यहाँ फिर ऐसा गड्ढा बनाया जाएगा, फिर ऐसे प्लेन जाएगा, फिर कहीं कहीं गड्ढे बनाए जाते हैं बीच बीच में नाले। वो इसलिए कि जब नाले में पानी बहते हुए आएगा, कुछ अगर उसमें भारी पदार्थ है तो उस गड्ढे में बैठ जाएगा और पानी आसानी से फिर आगे फ्लो कर जाएगा, ऐसे नाले में कभी जमाव नहीं होगा। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है, ये म्यूनसिपैलिटीज़ का अपना रूल है कि कभी पानी का फ्लो ना रुके और बाद में कुछ टाइम पे इस गड्ढे की सफाई की जाएगी। टीडी डोगरा ने यह बताया कि उस नाले की जांच करने के दौरान जब उस गड्ढे को हमने तलाशा, उसमें हमें बहुत सी हड्डियां मिली, बहुत लड़की के कपड़े मिले, बहुत ऐसी सारी चीज़ें मिली जो साफ तौर पे बताती है कि लोगों को मार के इस नाले में फेंका गया है। दोस्तों कहानी का सिलसिला यहीं नहीं रुकता है। अगर हम बात करें, अब ये दोनों जेल में थे, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन लगभग खत्म हो चुकी थी, सीबीआई के पास बहुत ज़्यादा प्रूफ थे नहीं, बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं थे। सर्कमस्टांसेस साफ तौर पे बता रहे थे कि मर्डर किया गया है, रेप किया गया है, काटा गया है, फेंका गया है, परंतु कोई भी एविडेंस ये नहीं बता रहा था कि ये काम किसने किया है। इवन ये आरोप कोहली और पांडेर के ऊपर जरूर था, परंतु कोई भी ऐसे डायरेक्ट एविडेंस नहीं थे जो कि पांडेर और कोहली को दोषी करार दें। ये सारी बातें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ सर। मैं अब आपको सीबीआई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, मैं इस पर थोड़ा सा आपका नजर ले जाता हूँ। सीबीआई ने 19 एफआईआर रजिस्टर किए, 2 चार्जशीट जमा की मार्च 2007 में और अप्रैल 2002 में। मार्च 2007 और अप्रैल 2007 में 2 चार्जशीट सीबीआई पुलिस ने जमा की। 19 एफआईआर रजिस्टर की, चार्जशीट सिर्फ 2 जमा हुई क्योंकि बाकी सारे एफआईआर में इन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिला। अब दोस्तों, जो चार्जशीट जमा की गई थी मार्च 2007 और अप्रैल 2007 में, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र कोहली के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पांडेर के खिलाफ कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे उन्हें दोषी करार दिया जा सके। इसके साथ 2009 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने हालदार मर्डर केस में, हालदार उसी एक लड़की का नाम है जो कि 3 दर्जन से अधिक लड़कियां जो उस गांव से गायब हुई थी, उसमें से एक लड़की का नाम है, हालदार समाज से वो बिलोंग करती है, जिसके साथ रेप और मर्डर हुआ था। उस मर्डर के केस में 2009 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कोहली को फांसी की सजा सुनाई। सुरेंद्र कोहली को 2009 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। दोस्तों उसी साल 2009 सितंबर में भी स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मनिंदर सिंह पांडेर को भी फांसी की सजा सुनाई। लेकिन दोस्तों 2009 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकी फांसी की सजा पर रोक लगा दिया। इनकी वकील ने पिटीशन डाला और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस की कमी बताते हुए फांसी की एग्जीक्यूशन पे रोक लगा दिया। दोस्तों थोड़ा सा इसमें और हम आगे बढ़े तो 2017 में फाइनल डिसीजन आया और इसमें फिर इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। ये भी सीबीआई कोर्ट और ये ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है। 2017 में फिर इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। फिर इस सजा को अपील किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसका डिसीजन 2023 अक्टूबर में आया, फाइनल जजमेंट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में ये कहते हुए पांडेर और कोहली दोनों को छोड़ दिया कि एविडेंस, जितने भी एविडेंस दिए गए हैं वो पांडेर और कोहली को गुनाहगार नहीं बताते हैं। दोस्तों इस जजमेंट पे मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मुझे पता है, सारी चीज़ें मुझे पता है, पर एक सवाल मेरा है। मेरा सवाल कोर्ट से नहीं है, मेरा सवाल सरकार से है, मेरा सवाल इन्वेस्टिगेशन टीम से है, इवन मेरा सवाल जजेस से है, मेरा सवाल आप लोगों से है कि दोस्तों पूरे सर्कमस्टांसेस ये तो जरूर बताते हैं कि रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, काटा गया है, फेंका गया। 19 का तो साफ तौर पर आप बताते हैं और गाँव से तकरीबन 60-70 लोग गायब हुए हैं। ये घटना तो घटी है। अगर पुलिस, कोर्ट, इन्वेस्टिगेशन टीम, सरकार मिल के भी इस केस का जाँच नहीं कर पाई, कमियाँ कहाँ हैं सर? घटना तो घटा है, घटना किसने घटित किया है ये तो बताना आपकी जिम्मेदारी है। एक हद तक मैं मानने को तैयार हूँ कि पांडेर और कोहली इस
जो भी घटना हुई इसको अंजाम नहीं दिए होंगे, मैं मान ले सकता हूँ, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट का मैं सम्मान करता हूँ। परंतु ये कांड किसी ने तो किया है सर, क्योंकि हुआ तो है ये घटना, किसने किया है इसका उजागर आज तक नहीं हो पाया। परंतु जितने सर्कमस्टांसेस, जितने इंटरव्यूज़ हैं, जितने भी लोग बताते हैं, उसमें साफ तौर पे पांडेर और कोहली का किया जा रहा ये काम है। परंतु उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस ग्राउंड बताते हुए छोड़ दिया, वो बरी हो गए हैं। उनके एडवोकेट ने कहा बहुत जल्द वो बाहर आएंगे, बाहर शायद वो आ भी गए होंगे, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, परंतु वो अब दोषी नहीं रहे। अभी तक जितने भी लोगों के साथ मर्डर, रेप और काट के फेंका गया, उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ पांडेर और कोहली थे। लेकिन अक्टूबर 2023 जजमेंट आने के बाद से वो अब इनके दोषी नहीं रहे। सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है तो उनका दोषी कौन है? कोई ना कोई तो उसका दोषी जरूर है, कौन है आई डोंट नो। इसके साथ दोस्तों ये जो बताना था घटना आपको पता चले, मैं बड़ा एक क्राइम सिचुएशन क्रिएट करके ये आपको घटना नहीं बताना चाहता था। नहीं मैं कहानी सुनाने वाला एक आदमी हूँ, नहीं मेरे को क्राइम कहानियाँ सुनाने में मजा आता नहीं। मुझे इसके जजमेंट से मतलब है, मैं लॉयर हूँ, आने वाले समय में एडवोकेट बनने वाला हूँ, मुझे इसके जजमेंट से फ़र्क पड़ता है सर, क्योंकि घटना घटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। घटना को अंजाम किसने दिया ये हम आज तक प्रूफ नहीं कर पाए। ये घटना 2003 से चलती आ रही है, ये घटना 2006 तक घटित हुई, आज हम 2024 में जी रहे हैं, आज तक हम इस बात को उजागर नहीं कर पाए। और ये पहला केस नहीं है सर, अगर आप इस हमारे चैनल को स्क्रॉल करेंगे ऐसे बहुत से केसेस आपको मिलेंगे, या आने वाले समय में आपको बहुत से केसेस ऐसे मिलेंगे जिसमें आज तक कोई जजमेंट नहीं आ पाया, जिसमें आज तक प्रूफ नहीं हो पाया कि इस घटना को किसने अंजाम दिया। और ये घटना इतना घिनौना है कि जिसको सोचा नहीं जा सकता सर। जिस आदमी ने इस घटना को अंजाम दिया है उसे मैं आदमखोर कहूँ कि जानवर कहूँ कि क्या कहूँ, मैं खुद नहीं जानता। कोई व्यक्ति किसी को ले जाता है, किसी लड़की को ले जाता है, उसके साथ रेप करता है, उसको जान से मारता है, उसके बॉडी को काटता है, उसे बॉयल करता है, उसे खाता है, फिर उसको बांध के पीछे नाले में फेंक देता है। ये आम मानव और एक सभ्य मानव का प्रतीक तो नहीं हो सकता। ये सर मानव नहीं हो सकता, मानव का प्रतीक होने तो बड़ी दूर की बात है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा, आपको केस समझ में आया, केस से जुड़े सारे तथ्य समझ में आए, इसका जजमेंट समझ में आया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका जजमेंट समझ में आया। इसके बाद आपकी क्या राय है इस केस के मामले में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई केस स्टडी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अगर हमसे कोई भी गलती इस वीडियो में हुई हो बताने में, फैक्ट से रिलेटेड है कोई भी, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैं और सुधार क्या कर सकता हूँ और किस केस पे बात कर सकता हूँ। जय